हेलो स्टूडेंट, जैसा कि अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, तो उसमें हमने दो जो पार्ट है उसके अपनों ने कर लिए थे। आज स्टूडेंट अपने जो ब्रह्मास्त्र अपनी मैथ और रीजनिंग की सीरीज है उसके अंदर जो अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप चल रहा था उसके अंदर आज अपने जो है पार्ट थर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये अपना जो पार्ट है वो स्टूडेंट आपका लास्ट पार्ट रहेगा। आरएस जो प्रीलिम्स के एग्जाम में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इन्हीं टाइप्स में से आएंगे स्टूडेंट। तो आप एक बार तो इनको जो है वीडियो को एक बार बढ़िया से आप रिवाइज कर लेना, और इसके जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन वो जो बॉक्स है आपका उसके अंदर हम इस फाइल की जो है आपकी लिंक जो है वो सेंड कर देंगे। तो आप वहां से फाइल को डाउनलोड करके और आप जो घर पे जो है वो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। देखो स्टूडेंट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि अब आपका एक क्वेश्चन जो है वो इस रेशियो से ये पूछा जा सकता है कि या तो आपसे पूछा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी आपसे क्या पूछा जा सकता है, चौथा अनुपात पूछा जा सकता है, या जैसे इसके अंदर एक पार्ट आता है उसमें आपसे तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जा सकता है, या स्टूडेंट इसके अंदर आपसे एक पार्ट और होता है और वो आपसे पूछा जाता है मध्य अनुपात, या आपसे पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शनल। क्या पूछा जाता है स्टूडेंट आपसे? मीन प्रोपोर्शनल। जैसे अपने बात करते हैं कि इनके ऊपर जो है वो आपके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो स्टूडेंट, सबसे पहले अपने बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल पे, चौथे अनुपात पे। इस पे अपने क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जामिनर ये बोल देगा कि 12, 18 और मान लो 36 का बताओ कि चौथा अनुपात क्या है, या क्या पूछ लेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका क्या है। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैंने आपको आते ही डिस्कस किया था अपनों ने कि ए अनुपात बी समा अनुपात सी अनुपात क्या होता है? डी होता है। तो मैंने बताया था कि इन दोनों का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा बार वाली दोनों संख्याओं के मल्टीपल के क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो स्टूडेंट फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या करेंगे, इसमें ये होता है कि ए का बी के साथ में वही अनुपात होता है जो सी का आपका एक्स के साथ में, यानी आपसे इसके अंदर कौन सा प्रोपोर्शनल पूछा होता है? आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी चौथी वैल्यू जो है वो आपको निकालनी होती है। तो वो कैसे निकालेंगे कि इनका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा? बी इंटू क्या आ जाएगा? सी, और बराबर में क्या आएगा आपका? ए इंटू क्या आएगा? एक्स। मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बी इंटू जो सी है इसको बाकी से कर देंगे अपने ए से अपने भाग कर देंगे। तो स्टूडेंट अब याद रखना कि कभी भी आपसे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, चौथा अनुपात पूछे, तो याद क्या रखना है कि b इंटू सी अपॉन में क्या कर देंगे? a। मतलब तीन संख्याएं आपको इसमें मिलेगी तो दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करके उनको मल्टीप्लाई करके और आपको डिवाइड किससे करना है? पहली संख्या से। तो आप ये चीज याद रखना, क्या करना है कि दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करके और भाग किससे दे देना आपको? उसको पहली संख्या से। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, आपको पूछा गया था कि 12, 18 और 36 का चौथा अनुपात क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो इसमें स्टूडेंट ये पहले आती है तो ये ए हो गई, और ये मान लो बी है, और ये क्या आपकी सी है। मतलब क्या करना है कि 18 इंटू 36 यानी कि दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड किससे करना है आपको? पहली संख्या से। तो पहली संख्या कितनी है अपनी? 12। तो 12 से बाकी स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा? 36, और 18 दिया कितना आ जाएगा? 54। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया? 54। और यही अपना क्या है? चौथा अनुपात है, यानी क्या है अपना? फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो अब स्टूडेंट आप याद रखना कि कभी भी अगर आपसे चौथा अनुपात पूछे, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे, तो याद क्या रखना है कि हमेशा दूसरी और तीसरी संख्या का जो गुण है उसको भाग किससे कर देना है? पहली संख्या से। इस टाइप से निकाल सकते हैं अपने फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इसकी जो ये ट्रिक है वो आप नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में अपने करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका टाइप आता है तृतीय अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने थर्ड प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ये होता है कि a का x के साथ में वही अनुपात होता है जो x का किसके साथ में होता है? b के साथ। a का x के साथ में वही अनुपात होगा जो x का किसके साथ में होगा? आपका b के साथ में होगा। ठीक है, a का x के साथ में वही अनुपात होगा जो x का किसके साथ में होगा? b के साथ में। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ लो, जो अपनों ने बेसिक ट्रिक की थी ना
वैसी ट्रिक क्या थी कि A/B $C/D, मतलब B और C का गुणनफल हमेशा A इंटू डी के क्या होता है, बराबर होता है। आप तो बस एक ट्रिक ये याद रखना। अब थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है स्टूडेंट, इसमें आपका ये रहता है कि A का जो है वो B के साथ में वही अनुपात होगा। A का क्या होगा, B के साथ में वही होगा अनुपात जो B का किसके साथ में होगा, आपका X के साथ में, जो B का क्या होगा, X के साथ में। मध्य अनुपात क्या होता है कि मतलब इन दोनों का आपस में वही रेशियो बनेगा जो क्या बनेगा, इन दोनों का आपस में बनेगा। तो इसमें स्टूडेंट ये होता है कि इन दोनों का गुणनफल बार वाली संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये अपने आते ही सबसे पहले पार्ट ए के अंदर अपन ने ये किया था। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है स्टूडेंट, जो b का स्क्वायर होता है उसको भाग किससे करना होता है, आपको a से, और ये किसके बराबर होता है, x के बराबर, जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी होती है। तो ये आप ट्रिक नोट कर लेना कि कभी भी अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़े तो b का स्क्वायर करना है और भाग किससे करना है, a से, मतलब दूसरी संख्या, यानी इसमें आपको क्या होगा, दो संख्याएं मिलेगी, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके और उसको हमेशा भाग किससे देना है, आपको पहली संख्या से। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में याद रखना कि b का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे अपने a, यानी दूसरी संख्या का वर्ग अपॉन में क्या कर देंगे पहली संख्या। क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये दिया जाएगा 18 और 36 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, तीसरा अनुपात क्या है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरी संख्या क्या है इसके अंदर है 36, यानी कि 36 का स्क्वायर मतलब 36 इंटू क्या करेंगे 36 अपॉन में क्या कर देंगे पहली संख्या, यानी क्या कर देंगे 18। 18 से डिवाइड किया, 18 दुआ कितना आ गया 36 और 36 दुआ 72, यानी x की वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी आ जाएगी 72। तो इसमें आपको याद ये रखना होता है कि दो संख्याएं दी होती है, उसमें दूसरी संख्या का वर्ग करके उसको भाग किससे देना होता है, आपको पहली संख्या से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको ये बोल दे स्टूडेंट कि 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा। तो इसमें दूसरी संख्या कौन सी है 9, यानी दूसरी संख्या का वर्ग करना है। तो दूसरी संख्या का वर्ग यानी कि 9 इंटू क्या करेंगे 9 अपॉन में डिवाइड किससे कर देंगे 3 से। 3 से डिवाइड किया तो 3 तिया 9 और 9 तिया कितना आ जाएगा 27। तो अपने पास में जो x है उसका मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के याद रखना, दो संख्याएं दी होगी और दूसरी संख्या का स्क्वायर करके और उसको डिवाइड किससे करना है, आपको पहली संख्या से। तो स्टूडेंट पहले अपनों ने फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात की थी, चौथे अनुपात की बात की थी, उसमें मैंने बताया था हमेशा कितनी संख्याएं दी होगी, आपको 3 संख्याएं। उसका बेसिक आपको स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला भी बताया था कि 3 संख्याएं मिलेगी, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके उसको भाग किससे करना है, आपको पहली संख्या से। फिर आपको बता दिया तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको हमेशा दो संख्याएं मिलेगी और दूसरी संख्या का वर्ग करके इसको भाग किससे करना है, आपको पहली संख्या से। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट एक टाइप इसके अंदर और आता है और वो होता है आपका मध्य अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते हैं इसको मध्य अनुपात। ठीक है, इसमें स्टूडेंट ये होता है कि a का x के साथ में वही अनुपात होगा जो x का किसके साथ में होगा, b के साथ। a का x के साथ में वही अनुपात होगा जो x का किसके साथ में होगा, आपका b के साथ। ठीक है, मध्य अनुपात जो है आपका मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें स्टूडेंट ये होता है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और ये हमेशा बार वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। मतलब स्टूडेंट x का जो स्क्वायर होगा वो a इंटू बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने से x की वैल्यू पूछी जाएगी तो a इंटू बी का क्या कर देंगे, अपने रूट कर देंगे। क्या कर देंगे स्टूडेंट, उनका रूट कर देंगे। तो अब याद रखना, ये ट्रिक आप नोट कर लेना कि कभी भी अगर आपको मध्य अनुपात निकालना पड़े, मीन प्रोपोर्शनल निकालना पड़े, तो इसके अंदर भी आपको दो संख्या मिलेगी। कितनी संख्या मिलेगी स्टूडेंट, इसमें दो संख्याएं। तो उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके और उनका क्या करना है, आपको रूट करना है। तो उससे आपका क्या निकलेगा, मध्य अनुपात निकलेगा, यानी क्या निकल के आएगा, अपना मीन प्रोपोर्शनल आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जामिनर ये बोल देगा 9 और 16
का मध्य अनुपात क्या होगा, 9 और 16 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे कि 9 इंटू 16 और अब इसका क्या कर देंगे रूट। तो स्टूडेंट 9 का रूट करेंगे तो बाहर क्या आएगा 3 और 16 का रूट करेंगे तो बाहर क्या आएगा 4। तो यानी अपने पास में जो x की वैल्यू है वो यहां से कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बोल दे 81 और 144 का मध्य अनुपात क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या करेंगे मध्य अनुपात निकालने के लिए कि हमेशा दो संख्याएं मिलेगी और दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके और इनका अपना को क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, और वो क्यों करते हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे x इंटू एक्स होता है तो ये x स्क्वायर बनता है और अपने को x निकालने के लिए क्या करना होता है इसका रूट करना पड़ता है। अब जब स्टूडेंट 81 का रूट करेंगे तो क्या बार आएगा अपने पास में 9 और 144 का रूट करेंगे तो क्या बार आएगा 12 और 12 निमा करेंगे तो x बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा 108 और आपसे x का मान पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट जो इसके लिए इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तीनों पार्ट करवा दिए। पहला पार्ट क्या था, आपसे चौथा अनुपात पूछा जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। तो इसमें अपनों ने क्या किया था फोर्थ प्रोपोर्शनल में कि स्टूडेंट आपको 3 संख्याएं दी जाएगी और दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसको डिवाइड किससे करना है पहली संख्या से। तो क्या निकल के आएगा अपने पास में फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों ने किया था तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल। इसके अंदर क्या याद रखना है कि सर इसमें अपने को 2 संख्याएं दी होगी। कितनी संख्याएं दी होगी 2 संख्याएं फिक्स है में से आप। तो उसमें क्या करना है कि दूसरी संख्या का वर्ग करना है और उसको भाग किससे देना है आपको पहली संख्या से। ठीक है, जैसे b का स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे अपने a कर देंगे। उसके बाद में स्टूडेंट अपनों ने किया है मध्य अनुपात या इसको क्या बोलते हैं अपने मीन प्रोपोर्शनल। इसके अंदर स्टूडेंट एक तो पहचान होती है कि जो भी संख्याएं दी जाती है वो लगभग संख्याएं आपको ऐसी दी जाएगी कि जिनका आप क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट कर सकते हो। ठीक है, या आप याद रखना कि दोनों संख्याएं जो भी दी जाएगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और आपको उनका क्या करना है स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तीनों टाइप मैंने आपको करवा दिए हैं। चौथा अनुपात पूछे तो बता देना, तृतीय अनुपात पूछे तो बता देना और मध्य अनुपात पूछे तो निकाल देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट अपनों ने कौन कौन से कर लिए थे एक बार लगा लेते हैं नजर इसमें। जैसे इसमें अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे 29 तक क्वेश्चन हो गए थे अपने। ठीक है, अब अपने बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखो स्टूडेंट 31 में देखो ये बहुत ही बढ़िया टाइप चलेगा आपका और एक क्वेश्चन की अच्छी संभावना है किसके एग्जाम में आने की। क्वेश्चन ये दे रखा है कि राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। राम और श्याम की आय का अनुपात क्या है 3:4 है। फिर ये बोल रहा है कि उनका जो व्यय है उनका जो खर्चा है उसका अनुपात कितना है 2:3 है। कितना है 2:3 है। फिर ये बोलता है इनमें से प्रत्येक 1500 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है 1500 रुपए की। तो आपको ये बताना है कि बताओ राम की आय क्या है, यानी अपने को क्या फाइंड करना है कि राम की इनकम क्या है। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले अपने थोड़ा क्वेश्चन में आपके लिए जूम कर देता हूं। अब अपने करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें देखो स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो बात ये ध्यान रखनी है कि अपने को जो दिया गया है उसमें अपने को क्या दिया गया है कि इनकी आय जो है उसका रेशो दिया गया है। अपने को क्या दिया गया है इनकी आय का रेशो दिया गया। ठीक है, तो आय का रेशो देखो क्या दिया गया है, ये मान लो आपका राम है और ये आपका क्या होगा श्याम। इनकी आय का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4 है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट अपने को 3:4। देखो आपको पता है आय फिक्स तो है नहीं। ठीक है, रेशो दे रखा है तो ये फिक्स तो है नहीं कोई। तो अपने इनको ये मान लेते हैं कि राम की आय मान लो 3x है तो फिर जो श्याम है उसकी आय अपने क्या मान लेते हैं 4x मान लेते हैं। ठीक है, राम की आय अपनों ने 3x मान ली और श्याम की आय अपनों ने क्या मान ली 4x मान ली। अब देखो अब अपने को किसका अनुपात दिया गया है व्यय का अनुपात दिया गया है। व्यय मतलब आपका खर्चा यानी जो आपका एक्सपेंस है उसका रेशियो अपने को दे रखा है। अब मेरे को बात बताओ स्टूडेंट प्रत्येक जो पर्सन है वो कितने रुपए की बचत कर रहा है 1500 की। तो देखो ये राम की आय है, ये किसकी आय है राम की आय है, ये किसकी आय है श्याम की आय है। राम की आय 3x है, राम की आय कितनी है स्टूडेंट 3x है। अगर 3x में से मैं 1500 रुपए राम की बचत निकाल देता हूं, यानी 3x राम की आय थी उसमें से मैंने क्या हुआ 1500 रुपए उसकी बचत निकाल दी,
तो आय में से जब अपने क्या निकाल देंगे, बचत निकाल देंगे, तो फिर ये क्या बचेगा, खर्चा, और राम का जो खर्चा है उसका अनुपात क्या दे रखा है अपने को, 2 दे रखा है। इसी तरीके से श्याम की आय आपने क्या मानी है, 4x मानी है। अब इस 4x में से मैंने क्या हुआ, इसके 1500 रुपए बचत वाले निकाल दिए, इसके जो 1500 रुपए है वो अपनों ने बचत के निकाल दिए। तो आय में से जब आप खर्चा निकाल दोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट, बचत, और जो श्याम है उसकी बचत का अनुपात क्या दे रखा है अपने को, 3 दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट अपने को, 3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आप इसको सोल्व करना है। देखो 3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास में, 9x माइनस 15 दिया, ये कितना आएगा 4500, बराबर 2 को जब 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट, 8x माइनस 15 दुआ कितना होता है 30, यानी कितना आ गया आपका 3000। अब इधर 9x है, यहाँ पे 8x है, इधर लेके जाएंगे तो डिफरेंस किसका आएगा, x का। किसका डिफरेंस आएगा अपने पास में, x का आएगा। 4500 माइनस के इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो इधर प्लस के कितने हो गए 4500, प्लस के 4500 है और माइनस के 3000 है, तो वापस जो है वो आपका यहाँ से प्लस के कितने आ गए 1500 आ गए, यानी प्लस के कितने आ गए 1500। तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, राम की आय कितनी है, तो राम की आय आपके कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 दिया कितनी आ जाएगी 4500। कर दो स्टूडेंट। तो इस टाइप से जो है याद रखना, राम की आय 3x मान ली, श्याम की आय 4x मान ली, और इनमें से बचत क्या कर दी अपनों ने, माइनस कर दी। तो जैसे ही आप आय में से बचत माइनस करोगे तो क्या आता है, खर्चा आता है, और खर्चे का रेशो क्या दे रखा है इसमें, 2:3 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1500, और फिर आपसे जो चीज पूछी जाए उससे क्या कर देंगे अपने, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोला गया, सेम क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया कि एक व्यक्ति शशांक है और एक व्यक्ति क्या आपका समीर है, इनके वेतन का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2 है। क्या अनुपात दिया हुआ है, 3:2 है। फिर ये बोल रहा है कि उनके खर्चे का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 5:3। अब ये बोल रहा है कि उनकी जो बचत है वो प्रत्येक की कितनी है, 1000 रुपए। उनकी बचत कितनी है, प्रत्येक की 1000 रुपए है। अगर प्रत्येक की बचत स्टूडेंट 1000 रुपए है तो अपने को क्या बतानी है, इन दोनों की आय क्या है। अपने को क्या बतानी है कि इन दोनों की आय क्या है। अपने से क्या पूछा गया, इन दोनों की आय क्या होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्वेश्चन के बाद जूम कर देता हूं और उसके बाद में अपने बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, अब आप एक चीज देखो, अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, और वो काम आपको क्या करना है कि आप ये मान लो आपका शशांक हो गया और ये आपका मान लो दूसरा नंबर वाला समीर हो गया। ठीक है, इनकी मैं आय है ना वो मैं क्या मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, और एक मैं क्या मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ। इनकी आय मान ली मैंने, एक तो मैंने क्या मान ली 3x मान ली, और एक आय मैंने क्या मान ली 2x मान ली। ये इनकी इनकम मान ली। अब मैंने बताया हुआ है कि इनकम में से क्या करेंगे अपने, बचत क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इनकम में से अपने क्या करेंगे, बचत माइनस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो इनकम में से आपको पता है कि जब भी आप बचत माइनस करोगे तो बचत कितनी दे रखी है इनकी, प्रत्येक की 1000 रुपए। तो इनकम में से जब आप बचत माइनस करते हो तो दोनों की मैंने बचत माइनस कर दी कि 3x तो शशांक की थी, 1000 रुपए माइनस कर दिए, और इधर क्या है अपने पास में 2x है समीर की, इसके 1000 रुपए माइनस कर दिए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे ही आप इनकम में से बचत को माइनस करोगे तो हमेशा किसका रेशो बचता है, व्यय का, एक्सपेंस का। तो इनका जो व्यय है, एक्सपेंस है, उसका रेशो क्या दिया हुआ है अपने को, 5 क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 × 3 करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9x माइनस 3 × 1000 किया कितना आ गया, 3000, बराबर। अब 5 से करेंगे तो 5 दुआ कितना आएगा, 10x, और माइनस कितना आएगा, 5 दुआ कितना आ गया, 10। ठीक है, अब पता है 9x है, इधर 10x है, इनका अंतर लेंगे कितने का आएगा, x का आएगा। इधर 1000 है, इधर कितना है आपका 10000 है, सॉरी यहाँ पे हाँ 3000 था ना, ये 3000 आएगा ना स्टूडेंट। यहाँ पे आपका जो है 1000 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 3000 रुपए। यहाँ पे कितना आ गया, ये 3000 रुपए आ गया। इधर 3000 है और इधर कितना है आपका 10000 है। इधर कितना है आपका 10000 है, 5000, इधर 5000 स्टूडेंट। ये आपका यहाँ पे ले लो, ये आपका यहाँ पे 5000 रुपए है। ठीक है, ये अपने ले लेते हैं, ये आपका 5000 आ गया। तो इधर 9x है, इधर 10x है,
इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा आपका x का आएगा। इधर 3000 आया था, ठीक है, और इधर आपका कितना है 5000 आया है। तो 3000 में से जब 5000 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे 2000। तो मेरे को ये पता लग गया कि x की वैल्यू जो है वो मेरे पास में कितनी आ गई 2000 आ गई। अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 2000 आ गई तो आप ये बताओ जो संसांक था इसकी आय आपने क्या मानी थी 3x मानी थी। तो 2x की वैल्यू 2000 है तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6000, तो उसकी इनकम आ गई 6000 रुपए। और दूसरे की पूछे समीर की, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2000 है तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो यहां से जो अपना आंसर है वो क्या आ जाएगा 6000 और क्या आ जाएगा 4000। तो एक स्टूडेंट ये तरीका हो गया कि बेसिक तरीके से आप इसको कर दो। दूसरा स्टूडेंट इसका एक हिट एंड ट्रायल भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। उससे कैसे करोगे, अगर आप ऑप्शन से जाते हो तो फिर दोनों की आप आय मान लो, दोनों की अपने ऑप्शन से आय मान लेंगे, दोनों की आय आ गई, आय में से क्या करेंगे बचत माइनस कर देंगे। बचत माइनस करने के बाद में ये चेक करेंगे भाई उनका जो खर्चा है उसका अनुपात 5:3 आ रहा है या नहीं आ रहा। जो ऑप्शन अपने को इनका रेशियो व्यय का 5:3 देगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप हिंट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो और बेसिक से करना है तो आप ये मान लो भी इसकी 3x है, इसकी 2x मान ली और इसकी अपनों ने क्या कर दी बचत माइनस कर दी। तो इसके बराबर में क्या आएगा अपने पास में इनकी व्यय का रेशियो आएगा, वो अपने को दे रखा था। तो यहाँ से अपनों ने x की वैल्यू निकाल ली और वो 2000 आई थी। फिर इनकी इनकम पूछी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से कर देंगे, और समीर की पूछे तो 2 से कर देंगे। इसमें दोनों का पूछा था तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन है डी आ जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है पर इसमें क्या हुआ है थोड़ा सा जो है आपका इनकी बचत अलग अलग दे दी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। आपको ये बोला गया है कि पी और क्यू की मासिक जो आय है वो किस रेशो में है 5:6 में है। उसके बाद में स्टूडेंट आपको ये बोला गया है कि उनका मासिक व्यय, उनका मासिक जो व्यय है, उनका जो मासिक एक्सपेंस है वो अपने को किस रेशो में दिया गया है 3:4 में दिया हुआ है। फिर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि यदि वे प्रति महीने 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बताओ कि क्यू या पी की जो मासिक आय है वो अपनी क्या है, यानी अपने को क्या बताना है उनकी इनकम क्या है। देखो स्टूडेंट इसमें अपने किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखो कि अपने को क्या दे रखा है पी और क्यू दे रखा है। तो मैंने ये मान लिया पी हो गया और ये मैंने क्या मान लिया क्यू। अब देखो पी की आय कितनी है 5 है तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया 5x मान लिया। पी की आय मैंने 5x मान ली और जो क्यू है उसकी आय अपने क्या मान लेंगे 6x मान लेंगे। तो इनकी इनकम का जो रेशियो है वो मेरे पास में क्या आ गया 5x और क्या आ गया 6x आ गया। अब देखो स्टूडेंट आय में से जब अपने बचत माइनस करते हैं तो हमेशा क्या निकल के आता है स्टूडेंट उनका खर्चा आता है। तो देखो जो पी है इसकी इनकम 5x है और ये 1800 रुपए की बचत करता है तो मैंने इसमें से क्या कर दिया 1800 रुपए माइनस कर दिए। और जो क्यू है ये 1600 रुपए की बचत करता है तो ये मैंने 1600 रुपए इनकम में से क्या कर दिया आय में से मैंने माइनस कर दिया। यानी आय में से जब आप बचत को माइनस करते हो तो हमेशा किसका रेशो आता है हमेशा व्यय यानी उनके एक्सपेंस का रेशो आता है। और वो जो रेशो है वो अपने को क्या दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट अपने को 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, अब 3:4 दिया हुआ है तो देखो स्टूडेंट 3:4 तो क्या अब क्या करेंगे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर क्या बनेगा 20x। क्या बनेगा स्टूडेंट 20x। उसके बाद में माइनस 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा स्टूडेंट अपने पास में ये बन गया 7200। बराबर में यहाँ पे लिखेंगे 3x को 6x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा अपना ये 18x माइनस 1600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 4800। अब आप देखो यहाँ पर 20x है यहाँ पे कितना है स्टूडेंट अपना 18x है। जब इनका अंतर लेंगे तो ये कितने x का आएगा 2x का। कितने x का आएगा स्टूडेंट अपने पास में 2x का आएगा। और 7200 इधर लेके आएंगे माइनस के तो यहाँ पे प्लस के हो गए। और 7200 में से जब अपने माइनस क्या कर देंगे 4800। क्या माइनस कर देंगे स्टूडेंट अपने 4800। तो ये कितना बचेगा देख लो ये बच गया आपका 2400। कितने रुपए बच गए अपने पास में 2400। तो यानी स्टूडेंट अपने पास में 2x की वैल्यू कितनी आ गई है 2400 आ गई है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरे पास में कितनी आ जाएगी 1200। तो x की वैल्यू 1200 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया है
क्यू की मासिक आय कितनी है, तो वो आपने क्या माना था 6x। ठीक है, तो x की वैल्यू 1200 है, अपने से 6x की पूछी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास में 7200। ठीक है, इसके बाद ऐसे कर दोगे, x मान के 3 क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे आपको करवा दिए। दूसरा एक बात और देखो, हिट एंड ट्रायल से करोगे ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे कि सर क्यू की मासिक आय पूछी है, कितने यूनिट है 6 यूनिट, तो हमेशा वही आंसर होगा जो 6 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो सर न तो आंसर 3400 हो रहा, न आंसर आपका डिवाइड हो रहा 1720, और आपका डिवाइड नहीं हो रहा एक ये भी हो रहा है क्या, ये और ये 2 ऑप्शन बच गए, 2700 हो सकता है और ये आंसर क्या हो सकता है 7200। 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे। फिर आप दोनों ऑप्शन में से थोड़ा चेक करके देख लेना कि दोनों में से कौन सा आंसर आपका आ सकता है। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करना चाहो तो भी कर लेना, पीछे मैंने आपको 8-10 क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पे करवाए थे। दूसरा आप जो है उसको एक्स मान के करोगे तो भी आपका इजी रहेगा। ठीक है, एक्स में आपको बताया हुआ है कि इनकम में से जब आप बचत माइनस करोगे तो हमेशा किसका रेशो निकल के आएगा, खर्चा यानी उनके व्यय का रेशो निकल के आएगा, वो आपको दे रखा है। तो इसके बराबर रख के इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, फिर आपसे जो पूछे उससे क्या कर देंगे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 3:2 है। एक मिश्रण है, आपको ये बोल दिया एक मिश्रण है, उसके अंदर स्प्रिट और वाटर का रेशो क्या दे दिया 3:2 दे दिया। किस रेशो में दे दिया स्टूडेंट अपने को 3:2 में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो रेशो है वो दे दिया 3:2। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि जो आपका स्प्रिट है ये पानी से 3 लीटर ज्यादा है, और मैंने आपको आते ही बताया था कि कहीं पर भी आपको कम या ज्यादा शब्द मिले तो हमेशा अपने क्या लेते हैं अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं अपने अंतर। तो स्टूडेंट ये स्प्रिट तो 3 यूनिट है और वाटर कितने यूनिट है 2 यूनिट है, तो आप ये बताओ भी स्प्रिट यहाँ पे कितने यूनिट ज्यादा हो रही है 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में कितने लीटर दी हुई है 3 लीटर दी हुई है। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 लीटर दे दी है। अगर स्प्रिट पूछे तो 3 यूनिट है तो कितना हो जाएगा 9 लीटर, और अगर वाटर पूछे तो 3 दुआ कितना हो जाएगा 6 लीटर। आपसे जो पूछा जाए वो आप अलग अलग तरीके से बता सकते हो। स्प्रिट पूछे तो 9 लीटर होगा और वाटर पूछे तो आपका कितना हो जाएगा 6 लीटर। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये अपना हो गया सिक्के वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया था, और उसके बाद में आगे देखो ये 4th प्रोपोर्शनल ये आपको बता ही दिया था। अब ये देखो इसमें क्या बोला गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है कि 60 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या दे रखा है आपको 5:7 दे रखा है। फिर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि यदि इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए तो अब एल्कोहल और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अपने को पता है कितने लीटर का मिश्रण दे रखा है अपने को 60 लीटर का मिश्रण दिया हुआ है। कितने लीटर का मिश्रण दे रखा है अपने को 60 लीटर का। इसके अंदर एल्कोहल और जो वाटर है उसका रेशो दे रखा है आपको 5:7 दे रखा है। क्या रेशो दे रखा है अपने को 5:7। सबसे पहले देखो स्टूडेंट अपने को यहाँ पे कुल क्वांटिटी दे रखी है ना कि 60 लीटर है, इसको किस रेशो में डिवाइड करना है आपको 5:7 में डिवाइड करना है। तो आप ये देखो 5 और 7 कुल क्वांटिटी कितने यूनिट हो रही है 12, और 12 यूनिट की वैल्यू अपने को यहाँ पर क्या दे रखी है 60 लीटर दे रखी है। क्या दे रखी है स्टूडेंट अपने को 60 लीटर। तो 12 यूनिट की वैल्यू अपने को 60 लीटर दे रखी है। अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपने पास में कितनी आएगी 5 लीटर आएगी, कि 12 5 60, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने पास में कितने यूनिट आ गई 5 लीटर आ गई। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 5 लीटर आ गई है तो 5 की कितनी आएगी 25 और 7 की कितनी आएगी 35। मतलब आपने बोला कि सर हमें सबसे पहले कुल क्वांटिटी दे रखी थी, उन दोनों का अलग अलग रेशो दे रखा था, तो हमने क्या किया उसको जोड़ के और सबसे पहले एल्कोहल और वाटर का जो है वो अलग अलग मिश्रण निकाल लिया कि अगर 60 लीटर कुल अगर मिश्रण है ना तो उसमें से एल्कोहल 25 लीटर है और पानी कितना है अभी आपका 35 लीटर है। अब एग्जामिनर देखो क्या बोल रहे हैं, वो बोलता है कि एल्कोहल है ना ये 5 लीटर और मिला दी। एल्कोहल पहले कितनी थी 25 थी, अब एल्कोहल 5 और मिला दी, तो अब एल्कोहल कितनी होगी स्टूडेंट 30 हो गई। और वाटर जो है वो अभी भी कुछ नहीं मिलाया, जितना पानी पहले था आज भी पानी क्या है उतना ही है, तो यानी आज पानी कितना है 35 है। तो अब आपको इनका रेशियो बताना है, तो आप निकाल दो
5 से काटेंगे, 5 6 30 और 5 से काटा कितना आ गया 7। तो इनका जो रेशो है वो किस अनुपात में आ जाएगा, 6 अनुपात किस में आ जाएगा 7। इस टाइप से आप स्टूडेंट जो क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट, अगर आपको मैं इसमें बताऊं हिट एंड ट्रायल, क्या बताऊं स्टूडेंट इसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल, तो आप एक चीज देखना, आपको ये पता है, आपको क्या पता है कि साहब जो अपना पानी है ना, जो पानी है ये कितने यूनिट है, यहाँ पे 7 यूनिट है। पानी कितने यूनिट है, 7 यूनिट है। पानी न तो मिलाया और नया पानी निकाला तो फिक्स है कि पानी का रेशो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रेशो क्या रहना है आपका, उतना ही रहना है। पानी नया तो मिलाया और नया निकाला तो पानी तो क्या रहेगा, यूनिट में सेम रहना है आपका। ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेशो 7 है ना, तो रेशो क्या आएगा, 7 के मल्टीपल में आएगा। तो न तो ये ऑप्शन है, न ये ऑप्शन है, न ये ऑप्शन। तो आंसर ओनली फॉर क्या बच गया आपका, ऑप्शन है बी बच गया। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करोगे तो सारा क्वेश्चन आपका ये 4 सेकंड का है, और बेसिक से करना है तो आप अलग अलग क्वांटिटी निकाल लो, जो चीज मिलाई वो ऐड कर दो, जो चीज निकाले वो माइनस कर दो। ठीक है। फिर आप इस लास्ट में आपसे रेशो पूछा गया है तो आप रेशो निकालो। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी क्या बोला गया। नेक्स्ट में ये बोला गया है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात दे रखा है 1:3 क्या है आपका 4 है। फिर एग्जामिनर ये बोल रहा है कि उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दें। तो अब बढ़ा हुआ वेतन या इंक्रीज के बाद में इनकी जो इनकम है उसका रेशो क्या है। देखो स्टूडेंट, अपने को पता है कि एबीसी का जो रेशो है, अपने से ये पूछा गया है कि एबीसी का जो रेशो है अब इंक्रीज होने के बाद में जो है वो आपका क्या होगा। ठीक है। देखो अपने काम करते हैं, ये कर लेते हैं कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है सी है। इनके वेतन क्या है 1, 3 और क्या है 4। ये रेशो दे रखा है कि अगर ए का वेतन 1 यूनिट होगा तो बी का वेतन क्या होगा 3, और सी का वेतन कितने यूनिट दे रखा है 4 यूनिट। अब एग्जामिनर देखो वृद्धि कर रहा है, पहले में 5% की कर रहा है, दूसरे में 10% की, और तीसरे में क्या कर रहा है 15% की। तो एक काम करो, आपको ये पता है कि सर परसेंटेज की बात चल रही है तो यहाँ तो रेशो है, तो आप इनको ना ऐसे मान लो कि 100 मान लो, इसको 300 मान लो, और इसको क्या मान लो 400 मान लो। आप ये मान लो कि मान लो ए की 100 है तो बी की 300 है और सी की क्या मान ली 400। 2 जीरो क्यों लगाए हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने पड़ेंगे तो आंसर पॉइंट में ना जाए। ठीक है। अब देखो ए का वेतन 5% बढ़ा दिया, तो मतलब ए का वेतन पहले क्या था 100 तो था ही था, अब 5% और बढ़ा दिया तो 100 का 5% कितना होता है 5, तो बढ़ा दिया तो अब ए जो है ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 100 था, 5% की वृद्धि कर दी तो 100 का 5% कितना होता है 5, परसेंटेज में आपको बताया गया है। तो 5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब देखो बी जो है उसका वेतन कितना है 300 है, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दी 10% की, तो 300 का 10% कितना होता है 330 हो गया। और आगे क्या बोलता है 400 वेतन सी का है, इसमें 15% की वृद्धि कर दी, तो 400 का 15% क्या होता है 1500 का 60, और वृद्धि कर दें 60 की तो कितना हो जाएगा ये 460 हो जाएगा। ठीक है। अब अपने को रेशो निकालना है। ठीक है। तो देखो रेशो निकालना है तो लास्ट में क्या आ रहा है 0 और 5, 0 आ रहा है ना, तो किसी भी संख्या के लास्ट में क्या होता है जब भी 0 या 5 होती है तो वो संख्या या तो 5 से भाग जाएगी या किससे भाग जाती है 10 से भाग जाती है। और 5 का भाज्यता का नियम ये होता है कि वो संख्या जिसका लास्ट अंक 0 या 5 होता है तो वो हमेशा किससे भाग जाती है 5 से। तो आप इसको 5 से काट लो, 5 से काटेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आएगा 21, 21 5 105 होता है। इधर 5 से काटेंगे, इधर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 66 आएगा। इधर 5 से काटेंगे तो 46 दुआ या 92, तो इनका रेशो बनेगा स्टूडेंट ऑप्शन सी बन जाएगा कि 21, 66 और क्या आ जाएगा आपके पास में 92 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। कुछ नहीं करना था, रेशो दे रखा था, वृद्धि की बात आए तो उतना परसेंटेज निकालो और उसके अंदर अपने वो चीज क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अपना हो गया था। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला गया है कि नलिनी द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक कितने हैं 170 हैं। कुल अंक कितने हैं स्टूडेंट 170 हैं। फिर ये बोलता है दोनों विषय में उसके प्राप्तांकों का अंतर कितना है 10 का है। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसके प्राप्तांकों का अनुपात क्या था। ठीक है। अब स्टूडेंट अपने एक बात करते हैं, बात जैसे ये करते हैं, जैसे कई बार इक्वेशन ये बनती है, मैं ये बोल दूं x प्लस वाई के पास में 80 रुपए है और x माइनस वाई का अंतर है ना वो 10 का है। x और y का योग तो कितना है 80 है
और x माइनस वाई कितना है आपका 10 है। अब मैं ये पूछूंगा बताओ x और y जो है वो दोनों संख्याएं क्या क्या है। ठीक है, एक तरीका स्टूडेंट ये होता है कि जब भी ये इक्वेशन बनती है ना तो अपने ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है कि 2x बराबर क्या बनेगा 90 बनेगा। भाई इसको जब ऐड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2x और ये क्या बन जाएगा आपका 90। तो 2x की वैल्यू 90 है तो मेरे पास में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। अब देखो 80 में से अगर x की वैल्यू 45 आ गई तो फिर y की वैल्यू कितनी आएगी 35। तो एक तो आप इस टाइप से कर सकते हो कि x 45 आ गया और y कितना आ जाएगा 35। दोनों का सम कितना हो रहा है 80 हो रहा है और दोनों का अंतर कितने का आ रहा है अपना 10 का आ रहा है। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा स्टूडेंट एक आपको सोचना है कि अपने ऐसे बार बार ऐसे लिखेंगे नहीं, लिख लिख के सोल्व करें। दूसरा आपको सोचना है कि मान लो दो व्यक्तियों के बीच में आपको कितने रुपए डिवाइड करने हैं 80 रुपए डिवाइड करने हैं और दोनों के बीच में अंतर कितने का रखना है 10 का रखना है, यानी डिफरेंस कितने का आना चाहिए 10 का। तो हमेशा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना तो सबसे पहले जो अंतर होता है ना अंतर होता है उसको हटा दिया करो। जैसे 80 में से 10 रुपए पहले उठा दो तो यानी कितने रुपए रह गए बाकी अपने 70 रह गए ना। अब दोनों में ये 70 रुपए क्या होंगे बराबर भागों में डिवाइड होंगे, यहाँ पर भी 35 आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा आपका 35 आएगा। लेकिन अंतर कितने का रखना है 10 का, तो एक पर्सन को वो अंतर है ना वो उसको दे दो। जैसे 10 का अंतर रखना है ना तो इसमें क्या करो ये 10 रुपए ऐड कर दो तो यानी x की वैल्यू तो 45 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35 आ जाएगी। तो याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि दो संख्याओं का योग दिया जाए और साथ में दो संख्याओं का क्या दिया जाए अंतर दिया जाए, तो सबसे पहले अंतर को माइनस करना है फिर दोनों संख्याओं में वो चीज क्या करनी है आपको बराबर बराबर भागों में डिवाइड करनी है, फिर लास्ट में क्या करना है जो अंतर हो वो एक संख्या में क्या कर देना है आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे अपना क्वेश्चन था स्टूडेंट ये आपको ये बोला गया था क्वेश्चन में ये बोला कि नलिनी द्वारा अंग्रेजी और गणित में यानी कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 170 है और इंग्लिश और मैथ के अंकों का जो अंतर है वो कितने का है 10 का है। कितने का है स्टूडेंट 10 का है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप जो अंतर है ना सबसे पहले क्या करो जो अंतर है आप वो माइनस कर दो, मतलब इसमें से क्या करो आप 10 माइनस कर दो तो कितने रह गए आपके 160 रह गए। यहाँ पे स्टूडेंट कितने रह गए आपके ये 170 में से 10 माइनस कर दिए कितने रह गए अपने पास में 160 रह गए। इसका मतलब है कि सर इंग्लिश में भी 80 नंबर आएंगे और मैथमेटिक्स में भी कितने आएंगे 80 आएंगे। ठीक है, अब मान लो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर है उसमें 10 क्या कर दो ऐड कर दो। मान लो मैंने क्या हुआ कि इंग्लिश में मान लो 10 नंबर ऐड कर दिया, इंग्लिश में तो मान लो 90 आ जाएंगे और मैथमेटिक्स में कितने आ जाएंगे 80 आ जाएंगे। तो इनका रेशियो पूछा है तो क्या आ जाएगा अपने पास में 9 अनुपात क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, एक तो आप ऐसे सोच के कर सकते हो और भाई जो सोच के नहीं करना तो फिर इनकी हिट एंड ट्रायल है और हिट एंड ट्रायल आपका क्या बोलता है वो देख लो। हिट एंड ट्रायल में आप क्या करोगे कि जैसे इंग्लिश और मैथमेटिक्स का योग दे रखा है और इंग्लिश और मैथमेटिक्स का क्या दे रखा है अंतर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे क्या बन गया 2e बन गया, इसके बराबर क्या बन जाएगा 180 बन गया। तो सिंगल e की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी 90 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट 90। मतलब इंग्लिश और मैथमेटिक्स में दोनों के नंबर कितने हैं 170 है। 170 में से अकेले इंग्लिश में जो नंबर है वो मेरे कितने हैं 90 है, तो बाकी कितने बच गए 80। तो 80 नंबर किस में आ जाएंगे मैथमेटिक्स में और इनका रेशियो पूछे तो क्या आ जाएगा 9 अनुपात 8 आ जाएगा। दोनों टाइप से आप कर सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे वो टाइप जो है वो आप एडेप्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि किन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराया का अनुपात क्या दे रखा है 4:1 दे रखा है। ठीक है, फिर ये बोलता है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वालों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है 1:4 दे रखा है। फिर एग्जामिनर ये बोलता है यदि कुल 1100 रुपए एकत्रित हुए हो तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की एकत्रित की गई राशि क्या है, अपने को ये फाइंड करना। देखो ये जो क्वेश्चन है वो आपका ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास श्रेणी है आपकी, एक तो फर्स्ट क्लास है और दूसरी कौन सी है भी अपनी सेकंड क्लास श्रेणी है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट अब आप ये मान लो कि मान लो ये आपकी फर्स्ट क्लास श्रेणी होगी और ये आपकी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, अब एग्जामिनर ये बोलता है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में चढ़ने वाले यात्रियों
कि जो संख्या है ना, किराया है, वो तो 4:1 में है। मतलब अगर कोई आदमी फर्स्ट क्लास में चढ़ेगा तो 4 रुपए लगेंगे, और अगर सेकंड क्लास श्रेणी में जाएगा तो क्या लगेंगे, 1 रुपया लगेगा किराया। तो मेरे को पता लग गया कि किराया का जो अनुपात है वो क्या दे रखा है अपने को, 4 अनुपात क्या दे रखा है स्टूडेंट अपने को, 1 दे रखा है। तो किराया का अनुपात दे दिया अपने को। उसके बाद में वो क्या बोलता है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में यात्रा करने वाले जो आपके यात्री हैं उनकी संख्या क्या दे रखी है आपको, अपने को दे रखी है यहाँ पे 40 1:40 दे रखी है। क्या दे रखी है अपने को, 1:40। ठीक है, तो आप कर लो 1:40 दे रखी है, तो काम करो। तो ये बोलता है भी अगर इसके अंदर फर्स्ट क्लास में अगर एक यात्री जाएगा ना, तो फिर एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि सेकंड क्लास में कितने यात्री जाएंगे, आपके 40 जाएंगे। फर्स्ट क्लास में किराया ज्यादा है, 4 रुपए एक सीट के, तो उसमें एक यात्री जाएगा। और एग्जामिनर ये बोल रहा है सेकंड क्लास में किराया कम है, 1 रुपए, तो उसमें यात्री कितने जाएंगे, आपके 40 जाएंगे। तो अब देखो, अब अपने देखो पैसा कलेक्शन कैसे होता है कि आज मान लो मैं कोचिंग सेंटर की बात करता हूँ, तो मान लो किसी कोचिंग सेंटर में पैसे फीस का कलेक्शन कैसे होगा, मान लो 300 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट की मान लो फीस 2000 रुपए है, तो 300 स्टूडेंट को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2000 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, कुल कितनी फीस का कलेक्शन होगा वो अपना आ जाएगा। तो इसी तरीके से देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास के अंदर 4 रुपए किराया था, एक यात्री गया है, तो यानी यहां से कितने रुपए आ गए, 4 रुपए, प्लस सेकंड क्लास में किराया कितने रुपए है पर सीट का, 1 रुपए है, और कितने यात्री गए हैं, 40 गए हैं, तो यहां से अपने पास में जो रुपए आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 40। तो कुल आपका जो कलेक्शन हुआ है वो कितने का हो गया स्टूडेंट, 44 का। 40 और 4 यानी कुल जो कलेक्शन हुआ है वो कितने का हो गया अपना, 44 का हो गया। इस 44 यूनिट की वैल्यू अपने को जो कुल किराया है वो कितने रुपए दे रखा है, 1100 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट, 1100 रुपए। तो यानी 44 यूनिट की वैल्यू आपको 1100 रुपए दे रखी है। अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1100 को भाग किससे कर देंगे, 44 से। 44 से जब आप भाग करोगे तो आपके पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 25 आएगी। कितनी आएगी स्टूडेंट, 25 आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। अब क्या पूछा है, प्रथम श्रेणी के यात्रियों के द्वारा एकत्रित की गई राशि कितनी है। तो प्रथम श्रेणी से कितने रुपए मिले थे आपको, 4 रुपए मिले हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ जाएंगे, 100। तो आंसर यहां से कितने रुपए आ जाएगा अपना, 100 रुपया। ठीक है, एक तो स्टूडेंट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो आप एक चीज देखो, मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बता दी है। जो स्टूडेंट समझ गया, ये समझो कि भरमास सीरीज का वो स्टूडेंट फायदा उठा सकता है। क्या बताया था उसके अंदर कि भाई साहब यहाँ पे कुल जो कलेक्शन हो रहा है वो कितने यूनिट हो रहा है, कुल कलेक्शन यहाँ पे कितने यूनिट हो रहा है आपका, 4 यूनिट हो रहा है। कितने यूनिट हो रहा है आपका, 4 यूनिट। तो मतलब आपका आंसर वही ऑप्शन होगा जो डिवाइड किससे होता होगा, आपका 4 से होता होगा, या जो मल्टीप्लाई किससे होता होगा, 4 से होता होगा। तो स्टूडेंट कभी भी आंसर आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि ये ऑप्शन आपका 4 से भाग नहीं जा रहा, और ऑप्शन आपका सी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर जो सी है ये भी 4 से भाग नहीं जा रहा। उसके बाद में सर ऑप्शन बी भी अपना आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपका 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट हिट एंड ट्रायल क्या बोलता है कि आप 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। और कैसे निकालोगे कि पूरी मैथमेटिक्स में हमेशा वही ऑप्शन आंसर होता है जो उस संख्या के अनुपात से क्या होता है, हमेशा आपका डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट आप बेसिक मेथड भी याद रखना और साथ में आप हिट एंड ट्रायल भी आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, ये अपन ने कर ही लिया था और ये आपके सिक्के वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अपने हो गए। अब देखो स्टूडेंट, ये वही क्वेश्चन आ गया कि एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग व्यय करता है और कुछ भाग क्या करता है, अपनी बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात क्या दिया हुआ है, 26:3 दिया हुआ है। मतलब अगर उसका खर्चा 26 यूनिट होगा तो उसकी बचत कितने यूनिट होगी, 3 यूनिट। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर व्यय 26 यूनिट है और बचत आपके 3 यूनिट है, बचत कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो अगर मैं कुल आय की बात करूं, किसकी बात करूंगा, कुल आय की, तो वो 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29। यानी कुल जो उसकी इनकम है वो अपने पास में कितने यूनिट आ जाएगी, 29 यूनिट आ जाएगी। कि सर अगर किसी आदमी का, अपने क्या करेंगे कि सर अगर किसी आदमी का अगर बात करें कि बचत अगर 3 यूनिट होगी तो उसका जो खर्चा होगा स्टूडेंट वो कितने यूनिट आएगा, अपना 3 यूनिट आएगा। ठीक है, तो 26 और 3 कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 26 और 3 कितना हो गया, अपना 29 हो गया। और 29 यूनिट की वैल्यू
29 यूनिट की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर कितनी दे रखी है, कुल आय क्या दे रखी है आपको, 7250 रुपए दे रखे हैं। तो क्या करेंगे कि सर यहाँ पे कुल आय है ना, ये कितने यूनिट बन रही है, 29 यूनिट बन रही है, और 29 यूनिट की वैल्यू अपने को यहाँ पर क्या दे रखी है, 7250 रुपए दे रखी है। क्या दे रखी है स्टूडेंट अपने को, 7250। तो 29 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 7250 रुपए दे रखे हैं, अगर अपने एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 7250 को डिवाइड किससे कर देंगे, 29 से। तो जैसे आप इसको 29 से डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 25 पे, यानी कितने पे जाएगा, 250 पे। तो मेरे पास में एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, उसकी मासिक बचत क्या है, उसकी क्या पूछा गया है, मासिक बचत क्या है। और मासिक बचत यहाँ पे कितने यूनिट है स्टूडेंट, 3 यूनिट। तो जब 250 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75, यानी उसकी जो मासिक बचत है वो यहाँ से कितने यूनिट आ जाएगी, 750। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, बेसिक तरीके से कर लिया आपने। कैसे किया कि सर हमें जो है उसका व्यय दे रखा था 26 था, उसकी बचत दे रखी थी कि 3 है, तो 26 और 3 कितना हो गया, 29 हो गया। और 29 यूनिट की वैल्यू अपने कुल इनकम दे रखी थी, तो अपनों एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और फिर जिसका अपने से पूछे अपने उससे क्या कर देंगे, अपने मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि अपने स्टेप से कर लेंगे। दूसरा तरीका स्टूडेंट ये है, जो मैंने आपको हिट एंड ट्रायल बताया है, और ये हमने आपको ओनली फॉर जो है वो आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर ही बताया है। और जिस स्टूडेंट ने हिट एंड ट्रायल पे फोकस कर लिया ना, वो मैथ के क्वेश्चन को 10 या 15 सेकंड में सोल्व कर देगा। क्या थी हिट एंड ट्रायल, सभी स्टूडेंट देखेंगे। हिट एंड ट्रायल थी कि सर बचत पूछी है, क्या पूछी है अपनों से, बचत पूछी है। तो बचत कितने यूनिट है, 3 यूनिट। तो सर वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिसके अंदर 3 का क्या जाता होगा, भाग जाता होगा। क्या जाएगा स्टूडेंट, जिसमें 3 का भाग जाएगा। तो सर कभी भी आंसर हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 350 में 3 का भाग नहीं जाता। सर हमारा आंसर कभी भी ऑप्शन बी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर बचत 3 यूनिट है और बचत पूछी है ना, तो 1000% आपका आंसर वो ही आएगा जो 3 से क्या हो जाता होगा, भाग जाता होगा, या 3 से क्या जाता होगा, मल्टीप्लाई करता होगा वो नंबर। ठीक है। तो आंसर ए भी नहीं हुआ और आंसर अपना बी भी नहीं हुआ। उसके बाद में ऑप्शन डी देख लो। सर ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में भी किसका भाग नहीं जाता, 3 का भाग नहीं जाता। तो इससे स्टूडेंट आप 4 सेकंड में हिट एंड ट्रायल से जो है वो आंसर निकाल सकते हो कि हमेशा वही आंसर होगा जिस रेशो से वो संख्या हमेशा क्या जाती होगी, पूरी पूरी डिवाइड जाती होगी या पूरा पूरा भाग जाता होगा। इन दोनों स्टूडेंट ट्रिकों को आप याद रखना। बेसिक भी आपको पता होना चाहिए और साथ में आपको हिट एंड ट्रायल के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में देखो स्टूडेंट क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट। और आरएस के अंदर जो है लास्ट ईयर लगातार 2 सालों में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। देखो कैसे करेंगे, आपको बोला गया है कि 2 क्रमागत वर्षों में, देखो स्टूडेंट क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार, सीक्वेंस वाइज, यानी कि जो लगातार 2 वर्ष है ना, अब कोई भी 2 वर्ष हो सकते हैं, अपने कोई मतलब नहीं है। ठीक है। लेकिन ये बोलता है कि लगातार 2 वर्षों में मेरी जो इनकम है उसका रेशो क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, 2:3। क्या रेशो दिया हुआ है, 2:3 दे रखा है। उसके बाद में देखो आगे उसने बोला ये कि मेरा जो एक्सपेंस है वो किस रेशो में है, 5:9 में है। किस रेशो में स्टूडेंट, 5:9 में है। अब एग्जामिनर देखो क्या बोलता है, ये बोलता है कि मेरी दूसरी वर्ष में आए 45,000 रुपए है, मेरी सेकेंड ईयर में इनकम कितने हजार रुपए है, 45,000 रुपए है। तो स्टूडेंट मेरी ये फर्स्ट ईयर हो गया मान लो, और ये क्या हो गया, मेरा सेकेंड ईयर हो गया। सेकेंड ईयर में मेरी इनकम कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या दे रखी है, 45,000 रुपए। कितने यूनिट दे रखी है स्टूडेंट, 45,000 रुपए। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 45,000 दे रखी है, तो आप ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 को भाग किससे कर देंगे, 3 से। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। तो फिर 2 यूनिट की वैल्यू की बात करें तो ये कितना आ गया, 30,000। तो इससे क्या हुआ कि अपने को फर्स्ट ईयर और मान लो सेकेंड ईयर के इनकम का रेशो दिया हुआ था। फिर अपने को क्या हुआ कि सेकेंड ईयर की इनकम दे दी, मतलब सेकेंड ईयर की इनकम 3 यूनिट है ना। अब 3 यूनिट की वैल्यू मान लो अपने को 45,000 दे दिया, तो 3 की वैल्यू 45,000 दे दी, तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15,000। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 30,000।
तो मतलब मेरी जो फर्स्ट ईयर की इनकम है वो मेरी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30,000 रुपये आ गई। अब स्टूडेंट क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इनकम तो आपने निकाल ली। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, अब वो ये बोलता है और पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000 रुपये है। एग्जामिनर ने गिवन कर दिया कि सर आपका पहले साल जो है फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा कितने हजार रुपए का हुआ है, 25,000 का हुआ है। तो एक बात बताओ कि फर्स्ट ईयर में अगर खर्चा 25,000 रुपए हुआ है, फर्स्ट ईयर में खर्चा कितने हजार रुपए हो गया, 25,000, और फर्स्ट ईयर में खर्चे का अनुपात कितना है, 5 यूनिट है। तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अपने को कितने रुपए दे रखे हैं, 25,000। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास में स्टूडेंट कितने रुपए आएंगे, 5,000, और 9 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से मेरे पास में ये कितना आ जाएगा, 45,000 रुपए। तो स्टूडेंट अभी तक आपने क्या हुआ कि दोनों व्यक्तियों की आपने इनकम निकाल ली, या दोनों जो साल थे उनकी आपने इनकम निकाल ली, और दोनों सालों का आपने क्या निकाल लिया, खर्चा निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों वर्षों में मेरी बचत कितने रुपए रही है। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपए कमाए थे, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 30,000 रुपए कमाए थे और 25,000 रुपए उड़ा दिए। 30,000 रुपए कमाए थे, 25,000 रुपए उड़ा दिए, तो सेविंग कितने की आपने, 5,000 रुपए की। कितने रुपए की सेविंग की है, 5,000 रुपए की। सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, 45,000 रुपए कमाए थे और 45,000 रुपए उड़ा दिए, जितना कमाया उतना ही उड़ा दिया, उतना ही एक्सपेंस कर दिया। तो सेकेंड ईयर में जो बचत है वो क्या रही है, अपनी 0 रुपए रही है। तो कुल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपकी जो बचत रही है वो यहाँ से कितने रुपए आ जाएगी, 5,000 रुपए। तो यहां से स्टूडेंट अपना जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, यानी मेरी कुल 2 सालों की जो सेविंग है वो 5,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आरएस के लिए, स्टूडेंट 2021 के लिए सबसे सुपर हिट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के टॉपिक में। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से कंसेप्ट के साथ करके जाना। लगातार आरएस के आप कोई भी पेपर उठा के चेक करना। वैसे मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि हमारी जो उड़ान फ्री क्लासेस जो कोचिंग है उसके यूट्यूब चैनल पे आपको लगातार जो है 5 सालों के जो आरएस के पेपर हुए थे प्रीलिम्स के, उसके सारे पेपर की मैथ्स एंड रीजनिंग का सॉल्यूशन आपको, जैसे हमारी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है इसी तरीके से हम एक सीरीज और लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। उसके अंदर आपको लगातार 5 सालों के पेपर का एक साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो स्टूडेंट आपका ये क्वेश्चन लगातार आरएस के प्रीलिम्स के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और लगभग चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस बार फिर ये रिपीट होगा। तो आप इसको ध्यान से करना। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि क्या पूछा गया है और क्या आपको इसके अंदर दिया गया है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट ये बोला गया है कि 2 समान मिश्र धातु ए और बी में 3:2 तथा 4:5 में 2 समान मिश्र धातु है। ठीक है, आपने ये मान लिया ये 2 कंटेनर है, मान लो एक्स और वाई है। उसके अंदर मान लो कोई मिश्र धातु, मान लो आप मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर मान लिया। इसमें मिल्क है, मिल्क, और इसमें मान लो वाटर है, और इसमें भी क्या मान लिया, मिल्क और वाटर है। इसमें मिल्क और वाटर क्या है आपका 3:2 में है, और इसमें जो मिल्क और वाटर है वो किस रेशो में दे दिया, 4:5। ठीक है, आपने 2 मिश्र धातु ए और बी मान ली। इसमें मान लो मैंने ये मान लिया कि 2 आपके कोई पदार्थ मान लिया, एक मान लो मिल्क मान लिया और एक क्या मान लिया, वाटर मान लिया। इसमें मिल्क 3 है और वाटर इसमें कितना है, 2 है। इसमें मिल्क कितना है, 4 है, और इसमें मिल्क कितना है, 5 है। ये बोलता है जब इन दोनों मिश्र धातुओं को एक साथ मिलाया जाए तो बताओ कि नई मिश्र धातु में मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब पहली बात तो मेरे को ये बताओ भी दोनों के अंदर मात्रा क्या है, समान है। दोनों के अंदर मात्रा क्या है, समान है। मतलब इसमें 10 लीटर है ना एक्स में, तो वाई में भी कितने लीटर होगा, 10 होगा। अगर एक्स में मान लो 100 लीटर मिश्रण है तो वाई में भी कितने लीटर मिश्रण होगा, 100 होगा। अब अपने को एग्जामिनर ने समान मात्रा दे दी है तो आप ना एक समान मात्रा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू मानना कि जो मिल्क और वाटर दोनों से क्या जाती हो, भाग जाती हो। मतलब इधर रेशो क्या बन रहा है, 3 और 2 क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। इधर 4 और 5 क्या बन रहा है, 9 लीटर बन रहा है। इधर तो यूनिट बन गए 5 और इधर यूनिट क्या बन गए, 9। मतलब आपको समान मात्रा माननी है ना और अपनी ओर से कोई वैल्यू माननी है तो एक ऐसी वैल्यू मानो कि जो 5 से भी भाग जाए
और जो किस से भाग जाए, आपकी 9 से भाग जाए। तो आप बोलोगे सर कि 5 और 9 से भाग जाने वाली जो संख्या है वो अपनी क्या होती है, 45 होती है। क्या होती है स्टूडेंट, 45 होती है। तो मैंने दोनों में समान मात्रा मान ली, यहाँ पे भी 45 लीटर मान लिया और यहाँ पे भी क्या मान लेंगे अपने, 45 लीटर। अब मान लो किसी स्टूडेंट के डाउट आएगा कि सर आपने 45 ही क्यों माना। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए और जब बात किस क्या है, समान मात्रा क्या है, किसकी बात आई, समान मात्रा की, तो इन दोनों को जोड़ के और फिर इन दोनों की जो वैल्यू आए उनका एलसीएम लेके और आप अपनी ओर से एक इनकी एक समान मात्रा मान लेना। ऐसे मान लोगे, उसके बाद में स्टूडेंट क्या करना है कि दोनों में आपने मात्रा मान ली, क्या क्या मान ली, 45 लीटर। अब देखो अगर x के अंदर 45 लीटर मिश्रण है तो उसके अंदर मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 3:2 में है। तो आप ये बताओ 3 और 2 कितना होता है आपका, 5, और 5 यूनिट की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 45 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर स्टूडेंट आपको 45 लीटर दे रखी है तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी आएगी मेरे पास में, 9 आएगी। 5 की वैल्यू 45, तो फिर a की वैल्यू कितनी आएगी, 45 को भाग किससे कर देंगे, 5 से। तो मेरे पास में 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 9 लीटर आएगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई स्टूडेंट, तो फिर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 27, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो अगर आपसे x के अंदर मिल्क पूछे तो 27 आ गया, और x के अंदर वाटर पूछे तो कितना आ गया, 18 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने y के अंदर। y के अंदर भी सेम मात्रा है, मिश्रण कितना है, 45 है, और इसको डिवाइड किससे करना है, 4:5 में। तो 4 और 5 कितना होता है स्टूडेंट, अपना कुल 9 होता है, और 9 यूनिट की वैल्यू अपने को यहाँ पर कितने लीटर दे रखी है, 45 लीटर दे रखी है। तो अगर मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो कितने लीटर आ जाएगा, 5 लीटर। 9 5 45, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की कितनी आ गई, 20, और 5 की कितनी आ गई, 25। तो मेरे पास में y के अंदर जो है वो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी आ गई कि y के अंदर अगर मिल्क आपका 20 लीटर होगा तो वाटर कितना होगा, 25 लीटर। अब एग्जामिनर ये बोल रहा है कि जब अपने इन दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को एक मान लो मिश्र धातु सी में मिला देंगे, तो सी में मिलाएंगे तो क्या होगा कि मिल्क मिल्क के साथ ऐड होगा और वाटर क्या होगा, वाटर के साथ होगा। तो आप ऐड कर दो, इसके अंदर मिल्क कितना है, 20 है, और इसके अंदर मिल्क कितना है, 27 है। तो 20 और 27 यहाँ पे कितना आ गया आपके पास में, ये 47 आ गया। इसके अंदर ये कितना है, 18 है। कितना है स्टूडेंट, 18 है, और इधर कितना है आपका, 25 है। तो 18 और 25 ऐड किया तो ये कितना बन गया आपका, 43 बन गया। तो यानी कि मिश्र धातु सी के अंदर जो मिल्क और वाटर आएगा उसका रेशो कितना आ जाएगा, 43 रेशो कितना आ जाएगा, 47 रेशो क्या आ जाएगा, 43। ठीक है, एक बार देख लो आप इसको, उसके बाद में मैं रिपीट और कर देता हूँ उसको। देखो स्टूडेंट क्या किया है कि आपको क्वेश्चन दिया था कि दो समान मिश्र धातु है, तो मान लो आपने समान मिश्र धातु क्या मान ली, ए और बी मान ली। उसके अंदर मान लो एक्स और वाई है, और उसमें क्या मान लिया, मिल्क और वाटर दे रखा था 3:2 है, और इसमें क्या दे दिया, मिल्क और वाटर आपका 4:5। समान मात्रा है, तो समान मात्रा में ये नहीं है कि जो मन में है वो मान लिया, एक ऐसी मात्रा माननी है जो दोनों वैल्यू से क्या जाती हो, भाग जाती हो। मतलब सर इधर 3 और 2 कितना बन गया आपका, 5 बन गया, और इधर 4 और 5 क्या बन गया, 9। मतलब आपको 5 से और 9 से भाग जाने वाली क्या माननी है, एक संख्या माननी है जो 5 से भाग चली जाए, और वो किससे भाग चली जाए, आपकी 9 से। तो वो आपने क्या मान लिया, 45 मान लिया। 45 माना तो 45 को 5 से भाग दिया था तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आई थी, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 18 आ गया। फिर स्टूडेंट इसके अंदर 9 यूनिट था और 9 की वैल्यू 45 थी, तो फिर 1 की निकाली तो वो 5 आ गई, 4 की निकालेंगे तो 20 आ जाएगी, और 5 की निकालेंगे तो 25 आ जाएगी। फिर पूछा है कि जब इन दोनों को मिला देंगे तो नया मिश्र धातु है उसके अंदर अनुपात क्या होगा, तो फिर दोनों को क्या कर लेंगे, अपने ऐड कर लेंगे कि एक मिश्र धातु में 27 लीटर दूध है और एक में 20 है, तो 27 और 20 कितना हो गया, 47 हो गया। इसके अंदर कितना है आपका, 18 पानी है, इधर पानी कितना आपका 25 है, तो 18 और 25 ऐड किया तो ये आपका यहाँ से कितना बन जाएगा, 43 बन जाएगा, और ये आपसे रेशो पूछा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी टाइप पर है, क्वेश्चन को पढ़ो। दो धातु में ए और बी का अनुपात 3:4 है। इस बार रेशो दे दिया, इस बार मात्रा नहीं दी, समान मात्रा नहीं दी आपको, इस बार रेशो दे दिया एग्जामिनर ने कि भाई समान मात्रा नहीं लेनी। पहले के अंदर अगर 3 यूनिट है ना
तो दूसरे के अंदर एग्जामिनर ने फिक्स कर दिया कि दूसरे का रेशो कितना है, 4 यूनिट है। भी समान मात्रा दे तो अपनी ओर से समान मात्रा मान लेना, ऐसी मात्रा मानना कि वो सभी वैल्यू से क्या जाती हो, भाग जाती हो। अगर एग्जामिनर समान मात्रा का ना बोले, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि दो मिश्र धातु मान लो ए और बी है, ए और बी है, इसके अंदर क्वांटिटी क्या है, 3 है, तो इसके अंदर क्वांटिटी कितनी है, 4। मतलब आपको रेशो दे दिया कि अगर ए के अंदर कोई चीज 3 यूनिट है ना, तो बी के अंदर आपको वो चीज कितने यूनिट लेनी है, 4 यूनिट लेनी है। अब इसमें बोल दिया कि ए में सोना यानी कि गोल्ड और जो कॉपर है, ए के अंदर गोल्ड और जो कॉपर है वो आपका 5:7 में है। किस रेशो में स्टूडेंट, 5:7 में है। और जो बी है उसके अंदर आपका गोल्ड और जो कॉपर है ये किस रेशो में है, 4:5 में है। किस रेशो में स्टूडेंट, 4:5 में है। अब आप देखो इसमें 3 यूनिट है, इसमें 4 यूनिट है। अब एक तरीका तो ये होता है कि 5 और 7 कितना होता है, 12। मतलब 3 को डिवाइड किस में करना पड़ेगा, 12 यूनिट में। तो क्या 3 12 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता तो है सर, पर किस में जाता है, पॉइंट में जाता है। पॉइंट में तो अपने को कोई चीज लेनी नहीं है। तो आप एक काम करो कि 5 और 7 कितना होता है, यहाँ पे 12 होता है। कितना होता है स्टूडेंट, 12 होता है। इधर 5 और 4 क्या होता है, 9 होता है। कितना होता है आपका, 9। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 12 और 9 का एलसीएम ले लो। तो आप बोलोगे सर 12 और 9 का जो एलसीएम होता है वो तो क्या होता है, 36 होता है। 12 से भाग जाने वाली और 9 से भाग जाने वाली वो संख्या क्या होती है आपकी, 36 होती है। तो मतलब आप क्या करो, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 से कर दो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों किया है भी, एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मतलब ये इससे भाग चली जाए ए से बी, और साथ में किससे भाग चली जाए, बी से भाग चली जाए। साथ में क्या होगा कि रेशो भी क्या पड़ा रहेगा, 3:4 का रेशो भी इनका बना रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर इसके अंदर मान लो अपनी जो कुल क्वांटिटी है, इसके अंदर अपनी जो कुल क्वांटिटी है ये कितने यूनिट है, कुल 12 है ना। और 12 यूनिट की वैल्यू इसके अंदर कुल क्वांटिटी क्या है, 3 इंटू क्या है, 36 है ना। इसमें कुल क्वांटिटी कितनी है, 3 इंटू 36 है। तो यानी 12 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 36 है। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इंटू 36 को मैं भाग किससे कर दूंगा, 12 से। 12 से भाग कर देता हूँ तो 12 तिया कितना होता है, 36, और 3 तिया कितना होता है, 9। तो फिर मेरे पास में 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। अगर 1 यूनिट की 9 वैल्यू आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 45, और 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 7 63। तो यानी कि जो ए था उसके अंदर आपने गोल्ड और कॉपर निकाल लिया कि गोल्ड अगर 45 है तो कॉपर कितना होगा, 63 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट बी के अंदर कुल क्वांटिटी कितनी बनी है आपके, 9 यूनिट, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 इंटू 36 दे रखी है। क्या दे रखी है अपने को, 4 इंटू 36। तो 9 यूनिट की वैल्यू आपके 4 यूनिट 36 है। क्या दे रखी है आपको, 4 इंटू क्या दे रखी है अपने को, 36 दे रखी है। तो 9 की वैल्यू 4 इंटू 36 है। तो अगर अपने 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भाग किससे कर देंगे, 9 से कर देंगे। तो 9 से भाग किया तो 9 चौका कितना होता है, 36। तो आपके पास में 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी जो है 16 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू 16 है तो स्टूडेंट 4 की वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी आएगी, 64 आएगी, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है कि जब इनको अपने मिला देंगे तो नई मिश्र धातु में आपको ये बताना है कि इनका जो रेशो है वो आपका क्या हो। तो क्या करेंगे स्टूडेंट कि जो आपका ए है, अब 1 मिनट अपने कर लेते हैं। इसके अंदर आपका जो ए है, इसको जूम कर देता हूं एक बार में। अब देखो इसमें आपका जो ए है इसमें गोल्ड कितना है, 45 है, और बी के अंदर गोल्ड कितना है, 64 है। तो इसको ऐड कर लें, ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 109 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 109। इसी तरीके से अपने बात किसकी करें, बी की। तो बी की बात करेंगे तो बी के अंदर कॉपर, बी के अंदर कॉपर कितना है आपका, ए में 63 है और बी में कॉपर कितना है, 80 है। तो आप इनको ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 143। तो इनका जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा, 109 अनुपात क्या बन जाएगा, 143 बन जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आप आरएस स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक बार इनको आप जो है दोबारा से रिवाइज कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, रिवाइज मैं करवा देता हूं कि सर ये दिया था कि ए के अंदर गोल्ड और कॉपर 5:7 में है, और बी में क्या था, गोल्ड और कॉपर है 4:5 में है। एग्जामिनर ने क्या बोला, ए के अंदर तो 3 यूनिट है और बी के अंदर कितना है, 4 यूनिट है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, मात्रा समान दी थी, लेकिन इस बार मात्रा क्या है अपने को, समान नहीं दी। रेशो किस में दे दिया, 3:4 में दे दिया। तो कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू को ऐड किया, कितना बना था, 12।
इसकी वैल्यू को ऐड किया, वैल्यू कितनी बनी थी 9, और 12 और 9 का आपने एलसीएम लिया तो वो कितना आया था आपका 36 आया था। तो मतलब आपने इसको भी मल्टीप्लाई 36 से कर दिया और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 36 से। फिर आपने इसकी कैलकुलेशन की तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 9 आई थी, और इसको 5 से किया तो 45 आ गया, और 7 से किया तो 63 आ गया। इधर आपके पास में 9 यूनिट बन रहा था, और 9 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी थी अपने को 4 इंटू क्या दे रखा है 36 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी अपने पास में 16 आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगी, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है कि बताओ जब नई मिश्र धातु सी के अंदर मिलाएंगे तो इनका अनुपात क्या होगा। तो सी में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गोल्ड गोल्ड के साथ ऐड होगा तो 45 और 64 कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा, और कॉपर कॉपर के साथ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 63, और 80 कितना हो जाएगा आपका 143। ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन किया था ना स्टूडेंट अपनों ने ये किया था, अब इसके अंदर ध्यान देना, इसके अंदर कोई रेशो दिया नहीं था, तो इसमें मात्रा क्या दे रखी थी अपने को समान दे रखी थी। क्या मात्रा दे रखी थी अपने को समान। तो फिर आपको ऐसी मात्रा माननी है जो दोनों से क्या जाती हो आपकी भाग जाती हो, क्या जाती हो आपकी भाग जाती हो। जैसे मान लो इधर क्या था 3 और 2 5 बना था, इधर क्या बना था 4 और 5 9 बना था। तो फिर अपनों ने 5 और 4 जो है उनका एलसीएम लिया, इधर 5 था इधर अपना 9 था, तो 5 और 4 का एलसीएम लिया तो वो कितना आया था अपने पास में 45 आया था। तो मतलब मैंने ये भी 45 मान लिया और ये भी क्या मान लिया 45 मान लिया। 45 से भाग दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास में 9 आ गई थी, फिर 3 से किया तो 27 आ गई, और 2 से किया तो 18 आ गई, और इधर बनी थी 9 यूनिट और 9 से भाग दिया था तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई थी, फिर 4 से किया तो 20 आ गई, और 5 से किया तो 25 आ गई। लास्ट में पूछा था कि जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ में आपका जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और अब इस टॉपिक से आपका आरएस प्रीलिम्स के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन सभी टाइप को ध्यान से करके और एक एक क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।